स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका ट्रिक कीजिए चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में, जिसे स्वर्णिम युग कहा जाता है। इससे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या यूपीएससी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। ये चार ऑप्शन है आपके पास: श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। इसने इसकी स्थापना की थी श्री गुप्त ने। आदिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो आदिराज की उपाधि फिर से आपके पास चार ऑप्शन है: श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो आदिराज की उपाधि किसने धारण की थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त। इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कोई फॉर्म वगैरह भरना होता है तो माँ बाप के आगे श्री नहीं लगाते, श्री या श्रीमती ये सब नहीं लगाते। क्यों? उसमें फॉर्म में पहले ही मेंशन होता है इत्यादि, श्री आदि ना लगाएं, श्री इत्यादि ना लगाएं। तो श्री इत्यादि आदि इस तरीके से याद कर लेंगे। श्री गुप्त ने आदिराज की उपाधि धारण की थी। इस तरीके से हमेशा याद रहेगा ये माइंड में। श्री नहीं लगाना है, श्री आदि नहीं लगाना है नाम के आगे। गुप्त वंश। अब गुप्त वंश के देख लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, उसका बेटा था घटोत्कच गुप्त, इसका बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम, इसका बेटा था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने अपने बाप के नाम पे ही बेटे का नाम रख दिया। उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा कुमारगुप्त प्रथम, इसका स्कंदगुप्त। और जो स्कंदगुप्त, उसके बाद में कई सारे राजा रहते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। जो अंतिम शासक था गुप्त वंश का वो है विष्णुगुप्त। ये हमें याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। और इनकी उपाधियाँ भी याद रखें। इन दोनों के पास महाराज की उपाधि थी, महाराज, श्रीगुप्त और घटोत्कच। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के पास थी महाराज धीराज। महाराज धीराज की उपाधि थी इसके पास। और इसे इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है इसको, भारत का नेपोलियन। किसने कहा था इसको भारत का नेपोलियन? विंसेंट स्मिथ ने, जो एक इतिहासकार हैं प्रसिद्ध। और इसके पास क्या उपाधि थी समुद्रगुप्त के पास? पराक्रमाक, क्योंकि वह क्या था? पराक्रमी था। भारत का नेपोलियन इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं आ रहा। तो पराक्रमी होगा, बहादुर होगा, तभी तो नहीं आ रहा। एक उपाधि ये है पराक्रमाक, और ये दूसरी उपाधि थी व्याघ्र पराक्रम। ये दो उपाधियाँ थी इसके पास, समुद्रगुप्त के पास। चंद्रगुप्त द्वितीय के, इसको विक्रमादित्य और देवगुप्त भी कहा जाता था। ठीक है, इसके दो नाम हो गए। चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, द्वितीय मतलब दो नाम, एक विक्रमादित्य और एक देवगुप्त। इस तरीके से याद कर लेंगे। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम के पास क्या उपाधि थी? महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य की इसके पास उपाधि थी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के पास क्या उपाधि थी? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि थी। और एक उपाधि थी इसके पास कर्मादित्य। भी हटा दें तो कर्मादित्य, इस तरीके से हो जाएगा। और जो विष्णुगुप्त था वो सबसे लास्ट शासक था गुप्त वंश का। ये सभी लिख लें इनकी उपाधियाँ, ताकि याद रखने में आसानी रहे और आपस में कन्फ्यूजन ना बढ़ा रहे। विभिन्न प्रकार के कर। गुप्त काल में जो कर लिए जाते थे, प्रमुख कर ये धान्य कर था, जो धान पे लिया था। यानी धान्य कर को कैसे याद करेंगे? दान से। दान क्या है? अनाज। यानी अनाज में राजा का हिस्सा होता था। ठीक है। बटकर, बटकर पुलिस का कर होता था। प्रणय,
प्रणय कर होता था अनिवार्य कर। अब आपने प्रण कर लिया है कि हम सरकारी नौकरी ही करेंगे। प्रण का मतलब है निश्चय कर लिया है, निश्चय कर लिया है। तो इसी तरह याद करें इसको, प्रण आपने प्रण ले लिया है यानी अनिवार्य कर था, ये देना ही देना था। बलि, बलि पहले क्या होता था, पुराने टाइम में बलि देते थे जानवरों की, देवी देवताओं को। तो इससे याद रख लेंगे, देवी देवताओं को बलि देते थे, तो ये धार्मिक कर था, धार्मिक कर। एक और याद रखें, धार्मिक कर हो गया बलि। चाट कर, चाट कर जो खाने वाला चाट होता है, ये क्या था, लुटेरे से बचाने के लिए कर लिया जाता था। जो लुटेरे वगैरह थे, लूटपाट करते थे, उनसे बचाने के लिए एक चाट कर होता था उस समय। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो इसको क्या याद कर लें, हरि। हरि किसका नाम है? विष्णु का। और विष्णु जी कहाँ रहते हैं? पातालोक में, यानी समुद्र में रहते हैं। समुद्र में शेषनाग के ऊपर रहते हैं, जो शेषनाग है उसके ऊपर रहते हैं। तो शेषनाग रहते किस में है? समुद्र में। हरि, इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। ये हरिसेन किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का। समुद्र में रहते हैं तो समुद्रगुप्त, इस तरीके से याद कर लेंगे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन, विष्णुसेन, हर्षवर्धन, अशोक। तो हरिसेन ने बनवाया था ये राजकवि था। किसका बताया मैंने? हरि नाम आ गया तो वहाँ क्या आएगा? हरि कहाँ रहते हैं? समुद्र में, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले महाराजाधिराज जैसी उपाधि हासिल की? ये आपको बताया था मैंने, सबसे पहले महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। इस तरीके से इसको याद कर लें। समुद्रगुप्त पराक्रमी था, तो पराक्रमक की उपाधि इसके पास थी। ये भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको। और व्याघ्र पराक्रम, पराक्रम शब्द उसमें जरूर होगा, याद रखें। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की, इस तरीके से। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? मौर्य वंश ने, सातवाहन ने, गुप्त ने, कुषाण ने। तो गुप्त वंश ने स्थापित किया। और ये बनवाया किसने था? ये बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ये लोहे का है, जो इतने हजार सालों के बाद भी जंग नहीं लगा। देखिए आप उस समय की टेक्निक क्या थी। ऐसा केमिकल यूज किया गया है जो हज़ारों सालों के बाद भी जंग नहीं लगा, जबकि आजकल जो लोहा बनता है उसमें 10 साल में ही जंग लग जाता है। विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाला वाला गुप्त राजा। विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण करने वाला, इनमें से ऑप्शन देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय मैंने बताया था, यानी दो, इसके दो नाम थे, एक तो विक्रमादित्य और दूसरा देवगुप्त। इस तरीके से याद रखें इसको। द्वितीय मतलब दो नाम, विक्रमादित्य और देवगुप्त। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते थे, रुपयक। और दिनार सोने के सिक्कों को कहते थे, सोने के सिक्कों को दिनार कहते थे। अब समुद्रगुप्त के ये नाम देख लिए कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसके किसके द्वारा कहा जाता है? विंसेंट के द्वारा, विंसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहा जाता है इसको। ये इतिहासकार है प्रसिद्ध। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने बहुत सारे युद्ध लड़े और हारा नहीं। इसका एक नाम और है अश्वमेध कर्ता, कविराज भी कहा जाता है। और लिच्छवी दोहित्र, दोहित्र मतलब लिच्छवी पुत्र। इस तरीके से ये इसके नाम हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धि यहाँ वर्णित हैं? इलाहाबाद स्तंभ किसने बनवाया? हरिसेन ने। चलो ये भी आपको याद नहीं रहता तो इलाहाबाद में याद रखना कि गंगा का संगम है। तो गंगा को एक नदी है, नदी यानी नदी समुद्र, इस तरीके से रिलेट कर देना। तो इसको बनवाया समुद्रगुप्त ने, इस तरीके से याद कर लेंगे। इलाहाबाद गंगा नदी, नदी किस में जाके मिलती है? समुद्र में, इस तरीके से। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी हैं कौन कौन से थे? कालिदास, बेताल भट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरि, वर, रुचि। ये सभी इम्पोर्टेंट इसके दरबारी थे, इसको याद रखें, दरबारी।
वराहमिहिर क्या था? गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। खगोल शास्त्री प्रसिद्ध था। इसके प्रसिद्ध ग्रंथ व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका यानी 5 सिद्धांत इसने लिखे थे। प्रसिद्ध ग्रंथ दो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और इसने वराह जातक और लघु जातक भी लिखा था। तो ये याद रखें, इसने वराहमिहिर ने क्या क्या लिखा? एक तो व्रत संहिता, दूसरा पंच सिद्धांतिका, वराह जातक और लघु जातक। कालिदास भी भारत का शेक्सपियर कहा जाता है इसको। इसकी रचनाएं थी मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम ये संस्कृत में नाम है। और ये बात भी याद रखें कि जो गुप्त वंश था उसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। राजकीय भाषा संस्कृत थी। इसलिए नाम देख रहे हैं कैसे बड़े बड़े नाम हैं। और ये ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाते थे गुप्त वंश। ब्राह्मण क्या थे? कर मुक्त थे। इन पे कर नहीं लगता था। और बाकियों पे उपज का 1/6 भाग लगता था। 1/6 भाग यानी 6 बोरे अगर किसान के खेत में हो रहे हैं तो एक बोरा राजा के पास जाएगा वो। इस तरीके से इसकी ट्रिक भी है, मेघ के बिना ऋतु में संभव नहीं। तो इसको याद कर लें, मेघ के बिना ऋतुएं हैं। ऋतुएं यानी जो ऋतुएं आती हैं, बारिश, गर्मी, सर्दी, ये मेघों के बिना संभव नहीं है। यह ज्ञान अभी हुआ रघु को। यह ज्ञान रघु को अभी हुआ। तो रघु नाम का एक लड़का था, उसको ज्ञान नहीं था कि मेघ बादलों के बिना ऋतुएं संभव नहीं है। और यह ज्ञान उसे अभी हुआ। यह ज्ञान अभी हुआ तो अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु से ऋतु संहार, मेघदूत, संभव नहीं, कुमार संभवम, रघु को रघुवंशम। इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। कालिदास की लिखी हुई सभी रचनाएं। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसका निर्माण किसने शुरू करवाया? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। इसका निर्माण शुरू करवाया कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए? क्योंकि ये स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल कहा जाता है इसको, तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन जो ये सोने के सिक्के थे, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस काल के हैं? कुषाण वंश के। कुषाण वंश के सबसे शुद्ध थे। लेकिन स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। सोने के सिक्के जारी किए इन्होंने सबसे ज़्यादा। महरौली के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? ये मैंने बताया था दोस्तों आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया है इसको, महरौली के स्तंभ। जो महरौली कहाँ पे है? दिल्ली में। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान? फाहियान क्या है? एक चीनी यात्री था। ये किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया? ये ऑप्शन आपके पास नहीं आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में घूमने आया था ये। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम शासक, ये भी मैंने बताया था दोस्तों आपको, वो था विष्णुगुप्त। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका अंतिम शासक था। और जो उपाधियां हैं इसमें गुप्त वंश में, एक तो याद रखें उपाधियां, क्या क्या उपाधियां थी ये ज़रूर याद रखनी है, उपाधियां और उनके काम। ये सभी क्वेश्चन थे दोस्तों, इनकी प्रैक्टिस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।